हेलो स्टूडेंट आज के ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी माध्यम सब्जेक्ट बायोलॉजी लेसन 7 विकास एवं एवोल्यूशन की क्लास को आज भी हम कंटिन्यू करेंगे। ये लेसन 7 एवोल्यूशन का की आज लास्ट क्लास है। इसके पहली क्लास में कल मैंने आप लोगों को लैमार्कवाद समझाया, लैमार्कवाद की आलोचना बताई, डार्विनवाद बताया, डार्विनवाद की आलोचना समझाया, इसके अलावा समजात समवृद्धि अंग बताया था। इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम लेसन 7 विकास या एवोल्यूशन के नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज का पहला टॉपिक है आपका ह्यूगो डी ब्रिज का उत्परिवर्तनवाद। जैव विकास के ये विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं, जिसमें पहला हमने लैमार्कवाद पढ़ा, दूसरा डार्विनवाद पढ़ा और तीसरे वैज्ञानिक हैं ह्यूगो डी ब्रिज का उत्परिवर्तनवाद। तो किसी प्रजाति के सदस्य ह्यूगो डी ब्रिज ने बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर जीवों का विकास उनके पूर्वजों में उत्पन्न होने वाले छोटी छोटी भिन्नताओं के क्रमिक परिवर्तन के कारण हुआ है। ये हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवों का विकास या उत्पत्ति उनके पूर्वजों में धीरे धीरे छोटी छोटी भिन्नताओं या परिवर्तन के कारण ना होकर एक बड़ी और अचानक उत्पन्न होने वाली भिन्नता के कारण हुआ। जबकि लैमार्कवाद और डार्विनवाद बताता है कि किसी भी जीव का निर्माण धीरे धीरे क्रमिक रूप से थोड़े थोड़े परिवर्तन के कारण हुआ। लेकिन ह्यूगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी पर किसी भी जीव का निर्माण उसके पूर्वज में धीरे धीरे परिवर्तन के कारण नहीं हुआ, बल्कि एक बड़ी भिन्नता जो अचानक उत्पन्न हो गई उसके कारण उस जीव में नए नए गुणों का निर्माण हो गया, नए नए अंगों का निर्माण हो गया और वह जीव अपने से पूर्वज से अलग दिखाई देने लगी और एक नई जाति का निर्माण हुआ। डी ब्रिज ने इस अचानक उत्पन्न हुए अंतर या परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा। उत्परिवर्तन जिसे हम म्यूटेशन इंग्लिश में कहते हैं बच्चों, म्यूटेशन। तो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि जीवों में जो नई जाति निर्मित होती है वह उनके पूर्वजों में अचानक होने वाले बड़ी मात्रा में होने वाले परिवर्तन के कारण होती है। उस अचानक परिवर्तन को डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा। ठीक है, अब इसके बारे में जानेंगे कि इस सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं। तो उन्होंने बताया कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में उत्परिवर्तन होता है। लैंगिक जनन जिसमें नर और मादा की जरूरत होती है, जब शुक्राणु और अंडाणु बनता है तो उसमें हमेशा उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है या भिन्नता उत्पन्न होती है। सेकंड बताया कि उत्परिवर्तन वंशागत होती है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है। थर्ड उन्होंने बताया कि उत्परिवर्तन लाभकारी भी होती है और हानिकारक भी होती है। अगर अच्छे गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संतानों में जा रहे हैं उत्परिवर्तन के कारण तो वो लाभकारी हो गया, और यदि उत्परिवर्तन के कारण जीवों में कोई रोग कोई डिसीज ट्रांसफर हो जा रही है तो वह हानिकारक या हार्मफुल म्यूटेशन कहलाने लगता है। तो दोनों कंडीशन होती है। फोर्थ उन्होंने बताया कि उत्परिवर्तन प्राकृतिक चयन का कारण बनती है। प्रकृति जीवों का चुनाव करती है। उत्परिवर्तन के कारण जीवों में जो परिवर्तन दिखाई देता है वो जीव जीवित रहता है, जो उत्परिवर्तन नहीं दिखाई करता वो मर जाता है। इस तरह से प्रकृति क्या करती है, उसका चुनाव। तो ये उत्परिवर्तन किन कारणों से हो सकते हैं, हम उत्परिवर्तन के कारण जानेंगे। उत्परिवर्तन के कारण क्या है, किन कारणों से हो सकता है उत्परिवर्तन। पहला, गुणसूत्र के कारण, यानी गुणसूत्र की संख्या या संरचना में परिवर्तन होगा तो जीवों में भिन्नता उत्पन्न होगी या परिवर्तन उत्पन्न होगा। दूसरा, जीन के कारण,
गुणसूत्र में क्या लगे हुए हैं बच्चों? माता पिता के गुणों को पहचानने वाले जनन इकाई जीव पाए जाते हैं। अगर इनकी संरचना में स्थिति में परिवर्तन होगा तो जीवों में भिन्नता और नई जाति का निर्माण होगा। तीसरा डीएनए में। चौथा वातावरण के कारण भी जीवों पे क्या बोलते हैं उत्परिवर्तन उत्पन्न। नेक्स्ट टॉपिक है आज का सेकेंड, विविधता एवं प्रकार। विविधता और प्रकार मैंने कई चैप्टर में आप लोगों को बताया है, कंटिन्यू ये कई चैप्टर में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। विभिन्नता एवं प्रकार किसे कहते हैं? तो विभिन्नता का मतलब होता है अंतर होना, विभिन्नता, वेरिएशन, वेरिएशन, विभिन्नता माने वेरिएशन। प्रकृति में बहुत सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे आप लोगों को दिखाई देते हैं। आप आसानी से उनको पहचान सकते हैं क्योंकि उन जीवों की शारीरिक बनावट में, संरचना में, उनके कार्य में, उनके व्यवहार में और उनकी मानसिक क्रियाओं में जो अंतर दिखाई देता है उसे ही हम विभिन्नता कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग या लास्ट क्लास में इसको आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। कई चैप्टर्स में वेरिएशन में विभिन्नता आया है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। प्रकृति में बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं जो अलग अलग तरह से दिखाई देते हैं, जिनको हम इस विभिन्नता के कारण पहचान सकते हैं। यानी किसी जीव में उसके शारीरिक बनावट में, उसकी मानसिक सोच में, उसके व्यवहार में, उसके क्रियात्मक में, कार्य में और संरचना में जो अंतर दिखाई देता है उसी अंतर को हम विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नता दो प्रकार की होती है, हमने पढ़ा है, वातावरणीय, दूसरा अनुवांशिक। वातावरणीय विभिन्नता ऐसी विभिन्नता है जो जीव में उसके चारों ओर के वातावरण के कारण उत्पन्न होती है। ऐसी विभिन्नता को हम वातावरणीय विभिन्नता कहते हैं। जैसे कोई एक संतान पैदा हुई है, अगर वो अच्छे वातावरण में, अच्छे माहौल में, स्वस्थ वातावरण में, तो उसका शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा, उसकी मानसिक सोच अच्छी रहेगी, वो अच्छे काम करेगा, अच्छे रास्ते में चलेगा। कहीं दूसरा बच्चा गंदे वातावरण में है, आसपास का माहौल खराब है, प्रदूषित वातावरण है, तो वो बच्चा हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, रोग ग्रसित रहेगा, उसकी सोच खराब रहेगी, वो गलत कामों की ओर बढ़ेगा। तो ये होता है वातावरणीय विभिन्नता। फिर है अनुवांशिक विभिन्नता। अनुवांशिक विभिन्नता जो होती है वह गुणसूत्र, जीन और डीएनए में परिवर्तन के कारण होती है। जब किसी भी जीव के शरीर में शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं तो शुक्राणु और अंडाणु बनने के कारण या उनके गुणसूत्र में, उनके जीन में, उनके डीएनए में अदला बदली होने लगती है, परिवर्तन होने लगता है, तो होने वाली संतानों में भिन्नता दिखाई देती है। और इसी अनुवांशिक विभिन्नता के कारण एक ही माता पिता से संतान पैदा हुए संतानों में परिवर्तन दिखाई देता है। तो ये था आपका विभिन्नता। नेक्स्ट टॉपिक है इस लेसन का थर्ड, विलयन जीन प्रवाह एवं जीन कोश किसे कहते हैं? तो एक ही वातावरण में, प्रकृति में एक ही जाति के जीव जब किसी कारणवश भौगोलिक परिस्थितियों के कारण या पोषण के कारण, आवास के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाते हैं, फिर दोबारा उस स्थान पर वापस नहीं आ पाते, भटक जाते हैं और उसी वातावरण में जाकर रहने लगते हैं, तो इस तरह से एक ही जाति के जीवों का अलग अलग जगहों में जाकर रहना उस जाति का विलयन है। समझ गए बच्चों? तो विलयन क्या है? किसी प्रजाति के सदस्यों का विभिन्न मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक, कार्यिक प्रभाव के कारण, पोषण की भोजन की तलाश के कारण, आवास के कारण, सुरक्षा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बट जाना विलयन है। सेकंड है जीन प्रवाह। जीन जीवों के शरीर के अंदर पाया जाता है और जब जीव विलयन हो गए, जीव एक स्थान से दूसरे स्थान में चले गए, तो उनके जीनों का भी एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवाह होने लगता है। तो जीनों का भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे आना जाना उस जीव के माध्यम से, तो उसे हम जीन प्रवाह कहते हैं।
डिकम्पोज कहलाती है। अब है नेक्स्ट टॉपिक प्रवासन या माइग्रेशन। प्रवासन या माइग्रेशन क्या होता है? प्रवासन प्राकृतिक परिवर्तन के कारण, वातावरण या एटमॉस्फेयर चेंजेस के कारण, जब आपके चारों ओर का एटमॉस्फेयर चेंज होता रहता है, प्राकृतिक या वातावरण में बदलाव आता रहता है, जिसके कारण जीव जंतु अपने आप को अडेप्ट करने के लिए, अपने आप को अनुकूलित करने के लिए अपने अनुसार वातावरण की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। वो किन कारणों से जाते हैं? अनुकूलन के कारण, अपने आप को अनुकूलित करने के कारण, भोजन के लिए, प्रजनन के लिए, और चौथा सुरक्षा, सेफ्टी। तो जब कोई भी जीव बदलते हुए वातावरण के अनुसार अपने आप को बचाने के लिए, अनुकूलित करने के लिए अपने अनुसार के वातावरण में जाने की कोशिश करता है, या भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की कोशिश करता है, या प्रजनन की क्रिया करने के लिए, अंडे देने के लिए, संतान पैदा करने के लिए अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है, या अपनी सुरक्षा के लिए अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है, तो इस प्रक्रिया को माइग्रेशन या प्रवासन कहते हैं। एक निश्चित अवधि के बाद यह जीव वापस अपने पूर्व स्थान पर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बसंत ऋतु में आप लोगों को भारत में कोयल की आवाज सुनाई देती है। बसंत ऋतु का समय कोयल में ब्रीडिंग का समय होता है, प्रजनन काल होता है। वो अंडे देने और अपने बच्चों को जन्म देने के लिए भारत का बसंत ऋतु का मौसम कोयल के लिए उपयोगी होता है। इसलिए कोयल दूसरे जगहों से माइग्रेट करके, प्रवास करके भारत में आती है, अपने बच्चों को जन्म देती है, अंडे देती है और वापस लौट जाती है। तो इस अवस्था को ही माइग्रेशन या माइग्रेट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, प्राकृतिक चयन में अतिकृष्णता। हमने पढ़ा बच्चों प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। प्रकृति अपने स्वरूप को बदलती रहती है, अपने आकार को, अपने रूप को, अपने रंग को, अपने मौसम को बदलती रहती है, जिसके कारण जो जीव इस बदलते वातावरण के अनुसार अपने आप को जीता है वो जीवित रहता है, जो नहीं जी पाता वो मर जाता है। इसे कहते हैं प्राकृतिक सिलेक्शन, चयन या नेचुरल सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग देख रहे हैं कोविड-19 का माहौल फैला हुआ है, कोरोना वायरस है, प्रकृति की एक ये मार है। जो जीव जंतु अपने आप को इसके अनुसार सेव कर रहा है, सैनिटाइजर यूज कर रहा है, मास्क यूज कर रहा है, सोशल डिस्टेंस बनाकर रख रहा है, और गर्म पानी, गर्म चीज़ों का और काढ़ा और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने वाले न्यूट्रिशन का यूज कर रहा है, तो वो कंटिन्यू सर्वाइव कर पा रहा है। लेकिन जो ये नहीं कर पा रहा वो कोरोना के कारण मर जा रहा है। इस तरह से प्रकृति जीवों का सिलेक्शन कर रही है। तो यहाँ पे अतिकृष्णता क्या होता है? अतिकृष्णता का मतलब होता है किसी भी जीव की त्वचा का काला होना, त्वचा का काला पड़ जाना, काला हो जाना। तो इसके लिए अतिकृष्णता का एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल था कि इंग्लैंड में पाया जाने वाला एक कीट, उसका नाम है विस्टन बिटुलेरिया। विस्टन ये विस्टन बिटुलेरिया नामक जो कीट है इंग्लैंड में पाया था, ये भूरे रंग का होगा। हाँ, तो इंग्लैंड में एक विस्टन बिटुलेरिया नामक कीट था। ये भूरे रंग का रहता है, जो पेड़ पौधों के तनों पे चिपका रहता है। क्योंकि तने भी ब्राउन कलर के होते हैं, भूरे कलर के होते हैं, और ये कीट भी भूरे रंग का होता है, तो वो तनों पे चिपका रहता है इस तरह से। तो दूसरे पक्षी जो इसको खाते हैं भोजन के रूप में, उनको दिखाई नहीं पड़ता और ये अपनी सुरक्षा कर लेता है, जीवित रहता है। ठीक है। लेकिन जब 1845 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई, उद्योग धंधों का निर्माण हुआ, कारखानों का निर्माण हुआ, जिसके कारण इंग्लैंड में कोयले की उपयोगिता यानी कोयले का यूज बढ़ता गया।
जब कंटिन्यू कोयले का यूज बढ़ने लगा बच्चों, तो पूरे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन हुआ, एयर पॉल्यूशन हुआ, कोयले के काले रंग के डस्ट उड़ने लगे, जो पेड़ पौधों पर, उनके लीफ पर, स्टेम पर, यानी उनकी पत्तियों पर और तनों पर जाकर चिपक गए, जम गए, और वो पौधे धीरे धीरे जो ब्राउन कलर के थे वो कैसे दिखने लगे, ब्लैक कलर के होने लगे। अब चारों तरफ काले रंग का वातावरण हो गया और डिस्टेंट पिटुलेरिया भूरे रंग का था। पक्षी इसको आसानी से देखकर भोजन के रूप में खाने लगे। धीरे धीरे कई समय बीतते गए और ये डिस्टेंट पिटुलेरिया अपने चारों ओर के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने लगा और अपने त्वचा का रंग उसने क्या कर लिया, काला होने लगा। अब डिस्टेंट पिटुलेरिया कीट का कलर धीरे धीरे लंबे समय के बाद काले रंग का दिखाई देने लगा, जिससे फिर कीट पक्षी उसको नहीं पहचान पाए और वो जीवित रहने लगा। तो इसे कहते हैं अपने आप को बचाने के लिए अति कृष्णता। नेक्स्ट टॉपिक है मच्छरों का औषधि प्रतिरोधकता। औषधि प्रतिरोधकता मतलब दवाइयों का विरोध करना, मच्छरों में दवाइयों का विरोध करना। प्रारंभ समय में कहीं पे पानी जमा है, कूलर में हो, गड्ढों में, नालियों में, नदियों में, तो बरसात प्रारंभ होती है तो दवाई के रूप में डीडीटी का यूज करते हैं। डाइक्लोरो, डाइफ्लाइन, ट्राइक्लोरोएथेन। डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन है। तो ये डीडीटी का जब छिड़काव किया गया तो प्रारंभ में मच्छर इसके आदी नहीं थे, इसके अनुकूलित नहीं थे, तो वो मच्छर मरने लगे। लेकिन लगातार बार बार कंटिन्यू जब इस डीडीटी का लगातार उपयोग किया गया तो मच्छर, उसके अंडे, उसके लार्वा धीरे धीरे डीडीटी के अनुकूलित होने लगे। और जब वो डीडीटी के अनुकूलित होने लगे तब उन मच्छरों पर डीडीटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो इस दवा का प्रतिरोध अपने शरीर में उत्पन्न करने लगे, फिर डीडीटी के छिड़काव से मच्छर मरना बंद हो गए। तो ये होता है मच्छरों के औषधि का प्रतिरोधकता। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टॉपिक हंसिया का अरक्तता या रक्तलता। ये एक प्रकार की बीमारी होती है बच्चों, हंसिया का रक्ताल्पता या रक्त अल्पता। ये एक प्रकार की डिसीज होती है जिसे सिकल सेल एनीमिया रोग भी कहते हैं। मैंने इसके बारे में बताया था कि हमारे ब्लड में आरबीसीएस गोलाकार होती है, आरबीसीएस लाल रक्त कणिका है, ब्लड सेल्स कार्पल्स, जो हमारे शरीर में गोल अंडाकार होती है। एक विशेष प्रकार की जीन जिसे हम कहते हैं घातक जीन, यह प्रभावी होता है। इस घातक जीन्स के अटैक के कारण, प्रभाव के कारण, ठीक है, ये हमारी आरबीसीएस अब अर्धचंद्राकार हो जाती है, आरबीसीएस डैमेज होने लगती है। अब ये आरबीसीएस अर्धचंद्राकार हो जाती है, जिसके कारण शरीर में O2 की कमी हो जाती है। और जब O2 की कमी हो जाती है तो वह जीव मर भी सकता है। परंतु यहाँ पर हंसिया का रक्त अल्पता के बारे में मैं बताऊंगा कि हमारे ब्लड में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसीएस गोल अंडाकार होती है। एक घातक जीन्स के प्रभाव के कारण जब इसकी आकृति हंसियाकार या अर्धचंद्राकार हो जाती है तब आरबीसीएस में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। और जब शरीर में या आरबीसीएस में ऑक्सीजन की कमी होती है तो जो मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम, जिसके कारण हमें मलेरिया की बीमारी होती है, वो मलेरिया परजीवी इस हंसियाकार अल्पता वाले जीव के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाता, विकसित नहीं हो पाता और मलेरिया का प्लाज्मोडियम मर जाता है, जिससे इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को मलेरिया बीमारी नहीं होती। इस तरह से जीव अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन ये हंसिया का रक्त अल्पता मानव के लिए घातक होता, जानलेवा। लास्ट के दो टॉपिक आपके और बचे हुए हैं, मैं उसको बता देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अनुहरण।
अनुहरण, इसे हम कहते हैं मिमिक्री, नकल करना, मिमिक्री। तो मिमिक्री यानी नकल करना। सबको को मालूम है बच्चे, जब कोई जीव किसी दूसरे जीव की तरह संरचना, आकार, रूप, रंग में बदल जाता है तब उसे हम नकल करना कहते हैं। तो जब कोई भी जीव अपनी सुरक्षा के लिए बदलते हुए वातावरण में अपनी सुरक्षा के लिए किसी कीट के द्वारा खा लिया ना जाए, तो अपने बचाव के लिए, अपने सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर के वातावरण के अनुसार अपने स्वरूप को ढाल लेता है, अपने स्वरूप को उसी रंग, रूप और संरचना में बदल देता है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि विस्टर विटुलेरिया नामक जो कीट इंग्लैंड का था, जो भूरे रंग का था, वो धीरे धीरे किस रंग में बदल गया? काले रंग में। तो वो अपने चारों ओर के वातावरण के अनुसार अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए नकल करके उसकी तरह अपने रूप रंग को बदल लिया। तो इस तरह किसी जीव द्वारा अपने आप को बचाने के लिए अपने चारों ओर के वातावरण के अनुसार अपने स्वरूप को बदल लेना, अपने रूप रंग को बदल लेने की क्रिया को ही हम अनुहरण या मिमिक्री कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप बहुत सरल सुनते हैं, गिरगिटान। गिरगिटान एक ऐसा एनिमल है जो अपने चारों ओर के रूप रंग के अनुसार अपने स्वरूप को बदलता है। ओके, फिर है लास्ट टॉपिक है मानव वंश। मनुष्य के वंश या जाति के बारे में हम पढ़ेंगे। मानव विकास या वंश, मानव विकास या वंश के बारे में पढ़ेंगे। हम इन सभी को मालूम है, हम सभी को, कि हमारे पूर्वज बंदर थे और बंदरों में धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ। तो जो अंगों का उनमें ज़्यादा उपयोग था वो विकसित होने लगा, जिन अंगों का उपयोग नहीं था वो धीरे धीरे लुप्त हो गया। और मनुष्य में धीरे धीरे परिवर्तन के बाद, आकस्मिक परिवर्तन के बाद एक बंदर से मनुष्य का निर्माण हुआ। तो मानव वंश में पहला आता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस ये पहला जीवाश्म मानव है जिससे प्रमाण मिलता है कि मानव का विकास हुआ। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस एक जीवाश्मी मानव है जो पैरों पर, दो पैरों पर चलना प्रारंभ कर दिया था, जिसे सीधे खड़े होकर चलने की आदत थी। इनका कद छोटा होता है। सेकेंड है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस ये पूर्ण रूप से अब सीधे खड़े होकर चलने लगे थे, ये छोटे समूह में या ग्रुप बनाकर रहने लगे। सेकेंड वंश क्या है? होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस अब पूरी तरह सीधे खड़े होकर चल रहे थे और ये ग्रुप बनाकर रह रहे थे, समूह में रह रहे थे और ये मांसाहारी थे, शिकार कर रहे थे और मांस को खा रहे थे। फिर आता है होमो इरेक्टस। तीसरा है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो थे इन्हें जावा मैन भी कहते हैं और इनका ललाट यानी इनका जो माथा वाला भाग अंदर की ओर धंसा हुआ था और इनमें जबड़े थे, उभरे हुए दांत पाए जाते थे। इनकी ठुड्डी, ये जो हमारी भाग होती है ना ठुड्डी, ये नहीं पाई गई थी, अंदर की ओर धंसी हुई थी। फिर है चौथा निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव भी कैसे थे? इनका शरीर गठीला, कठोर और छोटा था, ठुड्डी नहीं पाई गई इनमें और इनके सिर की हड्डियां मोटी मोटी थी। फिर छठवा है, पांचवा क्रो-मैग्नन मानव। तो निएंडरथल मानव से कौन विकसित हुआ? क्रो-मैग्नन मानव। इनका कपाल बड़ा यानी सिर बड़ा होता था, चेहरा चौड़ा होता था और गोल। इनमें ये गुफाओं में रहते थे, शिकार करते थे और चित्र बनाना शुरू कर दिया। फिर लास्ट है वर्तमान मानव, आज का मानव, जो कि क्रो-मैग्नन मानव से विकसित हुआ है। तो ये मानव पूरी तरह विकसित होता है, अपने दोनों पैरों से चलता है, हाथों से वस्तु को पकड़ता है, दिमाग का सही उपयोग करता है, सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है। ये अपनी भावनाओं को आवाज के द्वारा और फीलिंग्स के द्वारा व्यक्त कर सकता है, पशुपालन करता है, कृषि करता है, औद्योगिक निर्माण कर रहा है, शहरों का निर्माण कर रहा है, यातायातों का साधन का उपयोग कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजियों का निर्माण कर रहा है। इस तरह से आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है बच्चों। YouTube वीडियो अच्छी तरह देखेंगे, समझेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट में अपना नाम सेंड करें ताकि आपका अटेंडेंस लगे। इससे
उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, उत्परिवर्तन किन कारणों से होता है, फिर विभिन्नता क्या है, विभिन्नता के प्रकार बताइए, अति कृष्णता किसे कहते हैं, अनुहरण के क्या फायदे हैं, और मानव के वंशों को समझाइए। ओके, थैंक यू बेटा।